कल्पना कीजिए एक ऐसी सभ्यता जो हजारों साल पहले फली फूली मगर आज भी उसके राज हमारे सामने पहेली बने हुए हैं। वो कौन थे, कैसे रहते थे, क्यों गायब हुए और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम वाकई उन्हें जान पाए हैं? जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे और मेसोपोटामिया में सभ्यता अपनी शुरुआत कर रही थी, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में एक रहस्यमयी और अत्यंत उन्नत सभ्यता उभर रही थी, सिंधु घाटी सभ्यता। यह कोई साधारण सभ्यता नहीं थी। यह थी एक योजनाबद्ध नगर व्यवस्था, विकसित व्यापारिक तंत्र और गूढ़ सांस्कृतिक विरासत की मिसाल। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये सभ्यता कितनी दूर तक फैली थी? सिंधु घाटी सभ्यता का नाम भले ही सिंधु नदी के नाम पर पड़ा हो, लेकिन इसका विस्तार केवल सिंधु नदी तक सीमित नहीं था। इस सभ्यता का क्षेत्र लगभग 12,60,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, जो आज के पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों को शामिल करता है। उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर दक्षिण में गुजरात की धोलेभिरा तक, पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में बलूचिस्तान के सुक्केगेंदोर तक यह सभ्यता कई भौगोलिक क्षेत्रों में फैली हुई थी। हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान में स्थित यह पहला स्थल था जिसे इस सभ्यता का नाम पड़ा। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में स्थित यह स्थल अपने सुव्यवस्थित जल निकासी तंत्र के लिए प्रसिद्ध है। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित यह स्थल आज सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का शहर माना जाता है। धोलावीरा गुजरात के कच्छ पर बसा यह नगर अपनी अनोखी वास्तुकला और जल संरक्षण प्रणाली के लिए जाना जाता है। कालीबंगा राजस्थान स्थित यहाँ की खेती और अग्निकुंड हमें धार्मिक संकेत देती है। सिंधु घाटी सभ्यता का इतना विस्तृत फैलाव उस युग के लिए अत्यंत असाधारण था। यह दर्शाता है कि इन नगरों के बीच गहरा व्यापारिक सांस्कृतिक संबंध था। साल था 1856। ब्रिटिश भारत में रेलवे निर्माण के दौरान मजदूरों ने कुछ रहस्यमय ईंटों को देखा, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये 1000 साल पुरानी सभ्यता की निशानियां हैं। 1872 में ब्रिटिश पुरातत्वविद, भारत का प्रथम डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अलेक्जेंडर कनिंघम ने इन अवशेषों को देखा और इन्हें प्राचीन भारतीय इतिहास से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक कोई नहीं जानता था यह एक भूली बिसरी सभ्यता की निशानी थी। 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब में खुदाई की और हड़प्पा सभ्यता का पता लगाया। यह पहली बार था जब इस उन्नत नगर की पहचान हुई, लेकिन असली चौंकाने वाली खोज अभी बाकी थी। 1922 में आर.टी. बनर्जी ने सिंध में खुदाई कर मोहनजोदड़ो को उजागर किया। तब दुनिया को पता चला यह कोई साधारण जगह नहीं थी, बल्कि एक प्राचीन सभ्यता का केंद्र था। इस खोज ने इतिहास को बदल दिया। सिंधु घाटी सभ्यता ने हमें दिखाया कि भारत की प्राचीन संस्कृति कितनी उन्नत थी, लेकिन अब भी कई रहस्य अनसुलझे हैं। क्या एक दिन हम उनकी लिपि पढ़ पाएंगे? क्या हमें कभी पता चलेगा कि यह सभ्यता कैसे विलुप्त हुई? क्या आप जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों को 2 भागों में बांटा गया था। ऊपरी गढ़ जहाँ विशेष इमारतें होती थी और निचला नगर जहाँ आम नागरिक रहते थे। यह नगर योजना इतनी उन्नत थी कि आज के शहर भी इससे प्रेरणा ले सकते हैं। नगर का ऊपरी भाग ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाया गया था। यहाँ मजबूत दीवारें, विशेष इमारतें और व्यवस्थित संरचना थी। क्या यह क्षेत्र राजाओं का था? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ शासक वर्ग, पुरोहित या प्रशासक रहते थे। यहीं से नगर के व्यवस्था और व्यापार को नियंत्रित किया जाता था। नगर का निचला भाग आम नागरिकों का निवास स्थान था। यहाँ व्यवस्थित आवासीय क्षेत्र थे। यहाँ व्यापारी, कारीगरी और किसान रहते थे। हर घर की निजी जल निकासी व्यवस्था थी जो पूरे नगर से जुड़ी थी। यह नगर व्यवस्था बताती है कि सिंधु घाटी सभ्यता संगठित और उन्नत थी। हर वर्ग के लिए एक अलग स्थान निर्धारित था, जिससे प्रशासन और समाज व्यवस्थित रूप से चलता था। क्या आपने कभी सोचा है 5000 साल पहले बसे शहर इतने व्यवस्थित कैसे हो सकते थे? सीधी सड़कें, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था, सार्वजनिक स्नानागार और पक्के मकान,
ये सब उस समय की सोच से बहुत आगे की बातें थी। सिंधु घाटी के शहरों को ग्रिड पैटर्न में बसाया गया था। मुख्य सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, जैसे आज की मेट्रो शहरों में होता है। यह दर्शाता है कि इन शहरों का निर्माण किसी सुनियोजित सोच के तहत किया गया था। यहाँ के घर 1 या 2 मंजिल के होते थे, जिनमें कई कमरे और एक निजी आंगन होता था। कुछ घर में शौचालय और स्नान घर भी बने होते थे। और सबसे रोचक बात, हर घर के बाहर जल निकासी के लिए एक पक्का नाला था, जो पूरे शहर के ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ा होता था। इस सभ्यता की सबसे सराहनीय उपलब्धि थी जल निकासी की व्यवस्था। हर गली के किनारे ढकी हुई नालियां थी, जिन्हें साफ रखने के लिए इंस्पेक्शन होल्स भी बनाए गए थे। मोहेंजोदड़ो में बना ग्रेट बाथ शायद दुनिया का पहला सार्वजनिक स्नानागार था। यह एक बड़ा जलाशय था, पक्के ईंटों से बना हुआ, चारों ओर सीढ़ियां, और जल रिसाव रोकने के लिए बिटुमिन का इस्तेमाल किया गया था। यह दर्शाता है कि सफाई, स्नान और सार्वजनिक जीवन इस सभ्यता के मूल में थे। हड़प्पा और लोथल जैसे नगरों में विशाल अनाज भंडारण गृह पाए गए हैं। इसके पास वेंटिलेशन के लिए खिड़कियां और ऊंचा फर्श होता था, ताकि अनाज नमी से बचे। यह दर्शाते है कि खाद्य भंडारण और प्रबंधन के लिए भी योजनाबद्ध सोच अपनाई गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ जैसे रावी, सतलज, घग्गर, हकरा के किनारे विकसित हुई। ये नदियाँ हर साल बाढ़ लाकर उपजाऊ मिट्टी छोड़ जाती थी। वही वजह है कि सिंधु घाटी का क्षेत्र कृषि के लिए स्वर्ग बन गया था। खुदाई में जो अवशेष मिले हैं, उनसे पता चलता है कि सिंधु के लोग कई तरह की फसलें उगाते थे। मुख्य फसलें थी जो गेहूँ, बाजरा, तिल, मटर, खजूर और सबसे खास कपास। जी हाँ, दुनिया में सबसे पहले कपास की खेती सिंधु घाटी में हुई थी। यह बात यूनानियों को सदियों बाद पता चली। खेती के लिए पानी जरूरी था और सिंधु घाटी के लोग यह बात भली भांति जानते थे। वो बारिश और नदी के पानी को संरक्षित करने के लिए कुएं, नहरें और जलाशय बनाते थे। कुछ स्थलों पर तो नहरों का ऐसा जाल मिला है जो आधुनिक सिंचाई प्रणाली की याद दिलाता है। सिंधु के लोग खेती को सरल और कुशल बनाने के लिए औजारों का भी प्रयोग करते थे, जैसे लकड़ी का हल, हंसियाँ और मिट्टी के पात्र। इसके अलावा बैल, भैंस, बकरी और भेड़ जैसे पालतू जानवर खेतों की जुताई और दूध के लिए इस्तेमाल होते थे। फसल कटने के बाद अनाज को विशाल गोदामों में संग्रहित किया जाता था। हड़प्पा, मोहेंजोदड़ो और धोलावीरा जैसे नगरों में बने अनाज भंडार ग्रेनरी आज भी संगठन और प्रबंधन कौशल की मिसाल हैं। यह अनाज न केवल स्थानीय उपयोग में आता था, बल्कि व्यापार के जरिए दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाता था। एक अच्छी खेती ही एक समृद्ध सभ्यता की नींव होती है। सिंधु घाटी के लोग इस बात को जानते थे। उनकी कृषि व्यवस्था ने उन्हें आत्मनिर्भर बनाया, जिससे वे नगर बनाने, व्यापार करने और कला संस्कृति को विकसित करने में सक्षम हुए। सिंधु घाटी के नगर हड़प्पा, मोहेंजोदड़ो, लोथल और धोलावीरा उन्नत कृषि, कुटीर उद्योग और शिल्प केंद्र थे, लेकिन अकेले उत्पादन पर्याप्त नहीं था। उनकी जरूरत थी विनिमय और वितरण की, और वहीं से शुरू हुआ उनका सुनियोजित व्यापारिक नेटवर्क। सिंधु घाटी के विभिन्न नगर आपस में व्यापार करते थे। बैलगाड़ियों और नदियों के जरिए सामान एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचता था। प्रमुख वस्तुएं थी कपास, अनाज, तांबा, मिट्टी के बर्तन, शंख और कीमती पत्थर। सिंधु घाटी की व्यापार की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उनका संपर्क विदेशों से भी था। मेसोपोटामिया, वर्तमान इराक से प्राप्त दस्तावेज में मेलुहा नामक देश का जिक्र है, जो इतिहासकारों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता ही है। लोथल में मिला बंदरगाह और नाव की आकृतियाँ इस समुद्री व्यापार की पुष्टि करती है। व्यापार में प्रयोग होती थी मांगलिक वस्तुएं, लग्जरी गुड्स जैसे कार्नेलियन पत्थर, चूड़ियाँ, मोतियाँ और तांबे के औजार। सिंधु सभ्यता के पास लिपि थी, लेकिन कोई स्पष्ट मुद्रा नहीं मिला। ये मुहरें, सील्स, तराजू और बाटों का उपयोग करते थे, जो उनके व्यापार की ईमानदारी और सटीकता का प्रमाण है। कला सभ्यता की आत्मा होती है, जो उसकी सोच, भावनाएं
और जीवन शैली को आकार देती है। सिंधु घाटी सभ्यता जो 5000 साल पहले फली फूली अपने अद्वितीय शिल्प और कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए जानी जाती है। आइए चलते हैं उस युग में जहां हर वस्तु एक शिल्प थी और हर शिल्प एक कहानी। सिंधु के कारीगर धातु के चमत्कारी कलाकार थे। कांस्य नर्तकी की मूर्ति आज भी उस युग की कास्टिंग तकनीक का प्रमाण है। तांबे, कांसे और शीशे से बनाए गए हथियार, औजार और सजावटी वस्तुएं उनकी धातु कला की ऊंचाई दर्शाती है। मिट्टी के चाक उस युग का कलाकारों के हाथों में जैसे जीवन गढ़ने के साधन था। सजावटी मुर्दभांड जिस पर वनस्पतियों, पशुओं और ज्यामितीय आकृतियों की चित्रकारी की गई, कला और उपयोगिता का अद्भुत संगम है। बच्चों के लिए बनाए गए मिट्टी के खिलौने, पहियादार गाड़ियाँ, सीटी सिर्फ खेल नहीं, रचनात्मक की मिसाल हैं। पत्थर, टेराकोटा और धातु में गढ़ी गई मूर्तियाँ सिंधु के लोगों की भावनाओं और श्रद्धा को रूप देती है। याजक, प्रीस्ट किंग की मूर्ति शांति, गरिमा और विवेक का प्रतीक है। उस युग के सामाजिक समझ को दर्शाती है। वहीं जानवरों की मूर्तियाँ जैसे गाय, हाथी, बैल उनकी प्रकृति के साथ सामंजस्य को प्रकट करती हैं। सैकड़ों स्टियाटाइट स्टोन से बनी मुहरें मिली हैं जिन पर जानवर, मनुष्य और रहस्यमयी प्रतीकों की नक्काशी है। पशुपति मुहर जिसमें एक योग मुद्रा में बैठे व्यक्ति के चारों ओर जानवर हैं, सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि कुछ प्रतीकात्मक कला का उदाहरण भी है। इन मुहरों का उपयोग व्यापार, पहचान और धार्मिक कार्यों में होता था। सभ्यताएं केवल ईंट और पत्थरों से नहीं बनती, उनकी आत्मा होती है उनकी संस्कृति। यह एक ऐसी संस्कृति थी जो सौंदर्य, समानता, अनुशासन और आस्था से समृद्ध थी। सिंधु घाटी की संस्कृति सामूहिकता और सद्भाव पर आधारित थी। यहाँ राजा महाराजाओं के संकेत नहीं मिलते बल्कि समानता का भाव हर स्तर पर दिखाई देता है। व्यवस्थित नगर, साफ सुथरी नालियाँ और सार्वजनिक स्नानागार यह दर्शाते हैं कि लोग साफ सफाई और सामाजिक नियमों को महत्व देते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों का पहनावा साधारण परंतु रुचिपूर्ण था। पुरुष अक्सर धोती जैसे वस्त्र पहनते थे और महिलाएं कमरबंद, हार, चूड़ियाँ और बालों में फूल या गहने पहनती थी। सोने, चांदी, तांबे, शंख और मनकों से बने आभूषण उस युग की कलात्मकता और सौंदर्यबोध को दर्शाते हैं। सिंधु घाटी की संस्कृति में कला का विशिष्ट स्थान था। कांस्य नर्तकी जिसका शरीर लचकदार और भावपूर्ण है, उनकी धातु कला का अद्वितीय उदाहरण है। मिट्टी के बर्तन, खिलौने और पशु आकृतियाँ सिर्फ रोजमर्रा की वस्तुएं नहीं थी बल्कि उनमें छुपी थी एक रचनात्मक आत्मा। बच्चों और बड़ों के लिए भी मनोरंजन के साधन थे। मिट्टी के खिलौने जैसे बैलगाड़ी, चौकीदार जानवर और पासे जैसे खेल के उपकरण दर्शाते हैं कि जीवन में केवल कर्म नहीं, खेल और खुशी भी अहम थी। सिंधु सभ्यता की संस्कृति में धर्म का स्थान गहरा था, लेकिन वो आज की तरह संगठित नहीं था। पशुपति महादेव की मोहर, वृक्ष और पशु पूजा और शिवलिंग जैसे प्रतीक उनकी धार्मिक मान्यताओं और प्रकृति के साथ संबंध को दर्शाते हैं। यह संस्कृति आडंबर रहित प्रकृति के प्रति श्रद्धांजलि थी। स्त्रियां इस संस्कृति की गरिमा थी। मूर्तियाँ बताती है कि स्त्रियां सती संवरती थी, लेकिन केवल शोभा नहीं, ये परिवार और समाज के केंद्र में थी। शायद वो खेती, शिल्प और व्यापार जैसे कार्यों में भी भाग लेती थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो आज से 5000 साल पहले फली फूली, उसकी धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताएं आज भी रहस्य और शोध का विषय बनी हुई हैं। लेकिन जो संकेत खुदाई में मिले हैं वो हमें उस समय की आस्था की झलक दिखाते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग प्रकृति और पशुओं के प्रति श्रद्धा रखते थे। पशुपति महादेव नाम के एक प्रसिद्ध मोहर में एक योग मुद्रा में बैठे व्यक्ति को दर्शाया गया है जिसके चारों ओर जंगली जानवर है। यह छवि आज के भगवान शिव के प्रारंभिक रूप से जुड़ी मानी जाती हैं। टेराकोटा से बनी मातृदेवी की मूर्तियाँ इस बात का प्रमाण है कि लोग सृजन शक्ति की पूजा करते थे। स्त्री को जननी, धात्री और प्रजनन की देवी के रूप में पूजा जाता था। कुछ स्थानों से मिली संरचनाएं जिनमें लिंग और योनि के प्रतीक मिलते हैं, ये संकेत करते हैं कि
उस समय प्रजनन और सृजन की शक्ति को आध्यात्मिक दृष्टि से पूजा जाता था। सैकड़ों मोहरे पर अद्भुत धार्मिक प्रतीक, तांत्रिक आकृतियाँ और कुछ अज्ञात लिपियाँ उकेरी गई हैं। इनका संबंध धार्मिक कर्मकांड, व्यापार की पहचान या तांत्रिक अनुष्ठान से जोड़ा जाता है। सिंधु सभ्यता में दाह संस्कार नहीं बल्कि दफनाने की परंपरा थी। मृतक को मिट्टी के बर्तनों, मनकों और कभी कभी भोजन के साथ दफनाया जाता था। यह मान्यता दर्शाता है कि वे परलोक या पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। यह एक गहरी आध्यात्मिक चेतना को दर्शाता है। सैकड़ों सभ्यताएं आई और मिट गईं, पर कुछ रहस्य ऐसे हैं जो आज भी इतिहास के पन्नों में गूंजते हैं। इसके पीछे छिपी एक पहेली अब भी अनसुलझी है, इनकी भाषा और लिपि का रहस्य। कुछ ऐसे पत्थर और मुहरें मिली जिन पर अजीबोगरीब चिन्ह उकेरे थे। शुरू में ये केवल कलाकृति समझ गई, लेकिन धीरे धीरे पता चला ये शायद किसी लिखने की प्रणाली के संकेत हैं। अब तक सिंधु लिपि में करीब 400 से 600 चिन्ह पहचान जा चुके हैं। इस लिपि को आमतौर पर दाएं से बाएं पढ़ा जाता है, पर यह किसी भी ज्ञात प्राचीन लिपि से मेल नहीं खाती। वैज्ञानिकों और भाषाविदों में इस बात पर मतभेद है कि सिंधु घाटी की भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित थी। कुछ इसे प्राचीन द्राविड़ भाषा मानते हैं तो कुछ इसे प्रोटो संस्कृत से जोड़ते हैं। मुहर का प्रयोग संभवतः व्यापारिक पहचान के लिए होता था। इनमें से कई मुहरें मेसोपोटामिया तक पाई गई है, जिससे पता चलता है कि सिंधु लोग व्यापारिक लेन देन के लिए भी इनका प्रयोग करते थे। तो सवाल है, इस लिपि को अब तक कोई क्यों नहीं पढ़ पाया? कारण कई हैं। बहुत कम और छोटे छोटे लेख मिले हैं। कोई द्विभाषी लिपि, बाइलिंगुअल टेक्स्ट नहीं है, और जिस भाषा में यह लिखी गई वह पूरी तरह लुप्त हो चुकी है। क्या इतनी सुव्यवस्थित सभ्यता बिना प्रशासन के चल सकती थी? क्या सिंधु घाटी सभ्यता में कोई राजा था? हड़प्पा, मोहेंजोदड़ो, धोलावीरा जैसे शहरों में सीधी सड़कों और ग्रिड प्लान पर बने आवासीय क्षेत्र प्रशासनिक योजना का पहला संकेत है। हर घर तक पानी की व्यवस्था और नालियों को सफाई के लिए बनाई गई व्यवस्था यह दर्शाती है कि कोई केंद्रीय प्राधिकरण इन सभी योजनाओं को निर्देशित कर रहा था। मोहेंजोदड़ो का ग्रेट बाथ और हड़प्पा की विशाल ग्रेनरी, ये दोनों संकेत करते हैं कि कुछ व्यक्ति या वर्ग संसाधन को नियंत्रित करते थे। कृषि से प्राप्त अनाज को संग्रहित करने और फिर उसका वितरण करने का कार्य सिर्फ एक संगठित प्रशासन ही कर सकता था। पूरे सिंधु क्षेत्र में एक जैसी माप की ईंटें, समान लिपि और वस्त्रों के पैटर्न यह दिखाते हैं कि एक एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था थी। या तो एक विशाल राज्य या फिर अलग अलग शहरों के बीच कोई केंद्रीय समन्वय था। दिलचस्प बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी राजाओं की मूर्तियां, हथियारों की भरमार या किले का संकेत नहीं मिलते। शायद यह समाज शांतिपूर्ण था, जहां सत्ता का प्रयोग नियंत्रित और लोकहित में होता था। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह सभ्यता राजा रानी जैसे पदों से नहीं बल्कि एक गणनायक व्यवस्था या नगर सभा के जरिए संचालित होती थी, जहां प्रमुख नागरिक मिलकर निर्णय लेते थे। कभी यहाँ जीवन की धड़कन गूंजती थी, शहरों में रौनक थी, सड़कों पर व्यापार और घरों में संस्कृति थी, पर समय की धूल में सब दब गया। आज केवल कुछ खंडहर, मोहरें और कब्रिस्तान बचे हैं जो इस सभ्यता के अंतिम अध्याय की गवाही देते हैं। हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और राखीगढ़ी में ऐसे समाधि स्थल मिले हैं जहां प्राचीन निवासियों को दफनाया गया था। इन कब्रों में मिले कंकाल, बर्तन, आभूषण और अन्य वस्तुएं हमें बताते हैं कि मृत्यु के बाद भी इस सभ्यता के लोग आत्मा की यात्रा में विश्वास रखते थे। सिंधु घाटी की समाधियां अलग अलग प्रकार की थीं। सीधी दफन, एक्सटेंडेड ब्यूरियल, जिसमें सबको सीधा लिटाया गया, कुचला हुआ शव, फ्लेक्स्ड ब्यूरियल, जिसमें सबको मोड़कर रखा गया, और कभी कभी दूसरी बार दफनाने की परंपरा भी दिखती है। यह दर्शाता है कि वह मृत्यु से जुड़े धार्मिक या सांस्कृतिक दृष्टिकोण जटिल और विकसित थे। इन समाधियों में सबके साथ तांबे की चूड़ियाँ, मिट्टी के बर्तन, मनके और यहाँ तक कि खाने पीने की चीज़ें भी मिली। ऐसा प्रतीत होता है कि इनका मानना था मृत व्यक्ति को अगले जीवन में इन वस्तुओं की जरूरत होगी।
यह आस्था आज भी कई संस्कृतियों में जीवित है। हरियाणा की राखीगढ़ स्थल से मिला एक स्त्री कंकाल इतिहास में एक नया मोड़ लेकर आया। डीएनए अध्ययन से पता चला कि इन लोगों की जड़ स्थानीय थी, ना तो आर्य आक्रमणकारी थे और ना ही पूरी तरह बाहरी। सिंधु के लोग मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत मानते थे। कब्रों में रखे उपहार, बर्तन और सजावट यह दर्शाते हैं कि वे आत्मा की अमरता में विश्वास रखते थे। एक ऐसी सभ्यता जो 5000 साल पहले नगर नियोजन, व्यापार, कला और संस्कृति में दुनिया से कहीं आगे थी, वो सभ्यता अचानक गायब हो गई। ना कोई युद्ध का निशाना, ना किसी हमले का सबूत। तो फिर सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ? आज हम खोजेंगे इस महान सभ्यता के पतन के रहस्यों को। सिंधु घाटी सभ्यता ने 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक लगभग 700 से ज़्यादा शहरों और बस्तियों में एक समृद्ध और सुव्यवस्थित जीवन जिया। पर 1900 ईसा पूर्व के बाद सब कुछ धीरे धीरे खत्म होने लगा। शहर खाली होने लगे, व्यापार ठप हो गया, लिपि लुप्त हो गई। वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों के अनुसार जलवायु परिवर्तन सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एक प्रमुख कारण हो सकता है। घाघर हकरा नदी, जिसे कुछ विद्वान सरस्वती मानते हैं, धीरे धीरे सूख गई। नदी के सूखने से कृषि प्रभावित हुई और लोग अपने शहर छोड़ने को मजबूर हो गए। मोहेंजोदड़ो जैसे शहरों में बार बार बाढ़ के सबूत मिले हैं। ग्रेट बाथ और घरों में जमा मिट्टी की परतें संकेत देती हैं कि लगातार बाढ़ों ने इन शहरों को रहने लायक नहीं छोड़ा। प्राकृतिक आपदाएं धीरे धीरे इस महान व्यवस्था को ढहाने लगीं। कुछ विद्वान मानते हैं कि आर्यों के आगमन ने सिंधु घाटी को प्रभावित किया, हालांकि इस पर विवाद जारी है। क्या सिंधु सभ्यता पूरी तरह समाप्त हो गई या उसने नया रूप ले लिया? कुछ लोग शहरों से गांव की ओर चले गए, कृषि पर आधारित नए जीवन की शुरुआत की। सभ्यताएं जन्म लेती है, बढ़ती हैं और फिर एक दिन इतिहास में खो जाती है। पर सिंधु की मिट्टी, हर ईंट, हर मुहर आज भी चिक चिक कर कह रही है, हम थे और हम आज भी कहीं जिंदा हैं।